नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूजीसी नेट आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। उन्हीं के अनुसार हम भी रचनाओं का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि झूठा सच उपन्यास, इसके लगभग हमने 21 भाग देखे हैं और आगे का भाग जो है वह आज देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा था जो कि वह कैंप था शरणार्थियों का। उस कैंप में स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ आए थे। उस कैंप की झोपड़ियों की देखरेख कर रहे थे और देखरेख करने के बाद वहाँ पर भाषण दे रहे थे और भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। यानी सभी लोग तकलीफ़ में हैं, समस्या में हैं, यह खुद भी वह जानते हैं और वे लोग भी जानते हैं। ऐसा भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ तक हम सभी ने देखा था अगले भाग में, और इसके आगे का आप देखेंगे। कल क्या पढ़ा था इसका, जो नेहरू ने कहा था वह सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने और आपकी हालत देखने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। कुछ ऐसी राजनीतिक तकलीफियाँ हमारे मुल्क में वाक़या हुई है जिनके अच्छे नतीजों के साथ साथ बुरे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं। यह तो आप सब लोग जानते हैं कि हम अगर अच्छे नतीजों को कबूल करते हैं तो बुरे नतीजों से भी नहीं बच सकते। यानी यह कहने का मतलब यह है कि नेताजी कह रहे हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं हम, तो उसके बुरे नतीजे भी हमारे सम्मुख आते हैं। यानी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी सहन करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर नेताजी कह रहे हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था और इसके आगे का अभी वे नतीजे आपके सामने हैं। यानी जो कुछ भी नतीजे हैं वह आपके सामने, यानी वे लोग कैंप में रह रहे हैं, खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है, जो भी है वह समस्या है और वे आप देख रहे हैं, ऐसा वे कह रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर या हमारी सरकार पर नहीं है। यानी वह कह रहे हैं नेताजी पंतप्रधान, यह जो हालत है, यह इनकी जो जिम्मेदारी है वह हमारे ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं है। हालांकि एक हद तक है और हम कबूल करते हैं। हम जिम्मेदारी से डरते नहीं है। हम आपकी मुसीबतें में पूरी मदद करना हमारा अपना फर्ज समझते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी भाषण में कह रहे कि जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं है या हमारा पक्ष जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम आपकी मदद करना हमारा फर्ज समझते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा वे कह रहे हैं। और उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको अच्छा आज आपकी जो जीवन है वह सुधारने के लिए हम जो चाहे वह कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी शिकायतें और तकलीफ़ें हमारे सामने रखें। दूसरे किसी आदमी से आप अपनी तकलीफ़ें कहेंगे, सरकार और सरकारी अफसर आपकी शिकायतों को सुनेंगे और उन्हें दूर करने की हरकत मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जैसा आपका यह छोटा सा कैंप है, इससे बहुत बड़े बड़े कई कैंप हमने दिल्ली में बनाए हैं। यानी वहाँ पर नेताजी कह रहे हैं कि जो भी आपकी मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, समस्या है, वह वहाँ के लोगों को, अफसरों को बताइए, ऐसा वे कह रहे हैं। और ये तो कह रहे हैं कि यहाँ तो आपका छोटा सा कैंप है, लेकिन अम्बाला में आए हैं ना, तो अम्बाला में यहाँ तो कैंप है, छोटा सा है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े कैंप हमने लगवाए हैं, ऐसा वे कह रहे हैं। मुल्क में ऐसे सैकड़ों कैंप है, हमारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है और जिम्मेदारी भी है। यानी वह कह रहे हैं नेताजी भाषण में कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े कैंप है हमारे मुल्क में, यानी हमारे देश में। उन सभी की जिम्मेदारी को देखना पड़ता है, उन सभी की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है, सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है। आपको भी सिर्फ अपनी
जाति तकलीफ़ों और मसलों को ही नहीं सोचना चाहिए। आज का ज़माना बहुत अहम ज़माना है। यानी वह कह रहे हैं नेताजी भाषण में कि आपकी जो समस्या है वह समस्या को केवल जाति या केवल धर्मों के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, इसके अलग भी आज का ज़माना अहम है। यानी आज का ज़माना जो है वह जाति पाति धर्म वह सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना, ऐसा यह ज़माना है। इस समय हमारा मुल्क और दुनिया एक बहुत अहम दौरे से गुज़र रहे हैं। हम पर मुल्क के हर आदमी पर बहुत बड़े बड़े फ़र्ज़ आयद आयद होते हैं। यानी वे नेताजी कह रहे हैं कि यह जो समय है यह मुसीबतों का समय है, यह अनेक कठिनाइयों का समय है और यह जो है यह पूरे नहीं है, हर एक देश के नागरिक के लिए और सभी पर ध्यान दिया जाएगा। हमें उनकी तकलीफ़ भी नज़र रखनी चाहिए। तंग निगाहें सिर्फ अपने जाति मसलों को ही नहीं देखना चाहिए। यानी यहाँ पर वह नेताजी है वह एकता की बात करते हैं। यानी जाति पाति जो भी है वह, यानी धर्म, जाति पाति धर्म वह है, वह सब कुछ भूलकर यह मानवता जो धर्म है वह स्थापित करने की बात नेताजी कह रहे हैं। ताहम जय हिंद प्रसाद जी ने नारा लगाया। अभी इतना बोलकर नेताजी ने अपना जो भाषण है वह भाषण खत्म किया और वह जय हिंद बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वहाँ जो प्रसाद जी है संचलन कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जय हिंद। प्रसाद जी ने नारा लगाया, जय हिंद। सम्मिलित स्वर ने अनुमोदन किया। यानी बाकी के जो लोग सुन रहे थे उन्होंने भी जय हिंद का नारा लगाया। पंडित नेहरू जिंदाबाद, सम्मिलित स्वर ने अनुमोदन किया। फिर सम्मिलित स्वर जो था उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जिंदाबाद, ऐसा स्वर लगाया। तारा ने समझ लिया प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हो गया। अभी उसका मन न भरा था। आशा थी कि देश के कर्णधार, देश के दिलों के बादशाह से कोई ऐसी बात सुनेगी जो उसके मन मस्तिष्क को व्याप्त कर देगी। यानी वह भाषण सुना लेकिन उसका अभी भी मन एक तृप्त नहीं हुआ था। लेकिन जो देश के कर्णधार है पंत प्रधान, उनके मुंह से ऐसी कुछ बात सुनना चाहती थी वह, जो कि उसको रोज़गार मिले और उसका जो प्रश्न है वह प्रश्न, उलझने है वह मिट जाए। कुछ ही पल के भीतर भीड़ छट गई। यानी कुछ ही पल हुआ और सभी भीड़ छट गई, अपनी अपनी झोपड़ियों में गई। झोपड़ी की स्त्रियां तारा को घेर कर पूछने लगी, बड़े वजीर ने क्या कहा। अभी जो वहाँ अन्य जो स्त्रियां है वह स्त्रियां तारा को घेर कर पूछ रही, जो बड़े वजीर ने यानी बड़े साहब ने क्या कहा। तारा समझ नहीं पाई क्या बताए, वह प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराने लगी। यानी तारा क्या बताए, किस प्रकार बताए, यह भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तारा को। और फिर वह प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शब्द बोले हैं वह दोहराने लगी, वह रिपीट करके सुनाने लगी। तारा सुनो। तारा उन सभी को कह रही है कि तारा सुनो। तारा ने घूमकर देखा, डॉक्टर श्यामा और मिसेज अग्रवाल झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। यानी तारा को किसी ने कहा कि सुनो, और फिर तारा घूमकर देख रही है तो डॉक्टर श्यामा और अग्रवाला जो मैडम है वह दरवाजे के झोपड़ी के सामने खड़ी थी। तारा आंचल संभाल कर उनकी ओर चली गई। यानी तारा ने अपना जो आंचल पल्लू संभाला और उनकी तरफ चली गई। मिसेज अग्रवाल पूछती है, तुम छोटे बच्चों को पढ़ा लोगी, उन्हें संभाल लोगी, श्यामा ने पूछा। तो श्यामा अग्रवाल मैडम ने पूछा और वह पूछ रहे हैं तारा से कि तुम छोटे बच्चों को पढ़ाओगी क्या, संभालोगी क्या। वह श्यामा ने उनको पूछा, जी ज़रूर, बहुत जल्दी तरह से कर सकूंगी। ऐसा काम मैंने किया है लाहौर में, राय बहादुर गोपाल शाह की हवेली में बच्चों को पढ़ाती थी। यानी वह कहती है तारा कि जी मैं कर लूँगी, यानी मैंने ऐसा काम किया है। इससे पहले मैं लाहौर में राय बहादुर गोपाल शाह की हवेली में बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा, तुम्हारा जो कुछ सामान है ले लो, मिसेज अग्रवाला के साथ चली जाओ, इनके यहाँ ही रहना। यानी वह कह रही है तारा को श्यामा डॉक्टर कि आपका जो कुछ भी सामान है वह ले जाओ और इनके साथ ही तुम रहना वहाँ पर, ऐसा वह कह रही है। तारा तुरंत अपना बिस्तर उठा लेने की झोपड़ी में चली गई। यानी तारा तुरंत अपना जो सामान है वह लेने के लिए चली गई। यहाँ तक उपन्यास के 3 भाग समाप्त हुए हैं और यहाँ से चतुर्थ भाग यानी चौथा भाग प्रारंभ हो रहा है। आगे के भाग में क्या है देखेंगे। कोठी की भव्य, यानी वहाँ पर वह निकल चुकी है तारा और इधर आई है। कोठी की भव्य 2 मंजिली इमारत, ड्योढ़ी में खड़ी बहुत बड़ी कार
घनी फूलबाड़ी और खूब सींचे हुए सब्जे के बीच लाल कालीन जैसी सुर्ख बिछी सुथरी सड़क, यानी एक 2 मंजिल इमारत थी और उसकी दहलीज के आसपास एक बाग बगीचे थे। फूलबाड़ी यानी फूलों के जो पौधे हैं उसकी बाग बगीचे थे सब, और सड़क भी थी। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने नौकर और कोठी के पिछले भाग में अपने लिए निर्दिष्ट कमरा देखकर तारा पर जो प्रभाव पड़ा था उसे मिसेज अग्रवाला की बात ने और जमा दिया। यानी जो वह उतने शानदार माहौल में फूलबाड़ी है, 2 मंजिला इमारत है, उसकी फूलबागड़ी बाग पेड़ पौधे है, बाग बगीचा है, और उधर जो उसके बाजू में उसके पीछे वाले हिस्से में एक कमरा उसके लिए तारा के लिए दिया गया और एक नौकर चाकर भी है। और तभी वहाँ देखकर मिसेज अग्रवाला मैडम बताती है, देखो यहाँ सब तरह के बड़े लोग, सरकारी अफसर, लीडर वगैरह आते जाते हैं। पहनने ओढ़ने में ज़रा सफाई वगैरह का ख्याल रखना। तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं। यानी वहाँ जो मैडम है, वहाँ अग्रवाला मैडम कह रही है तारा को कि यहाँ पर जो है इस मॉल में बड़े लोग आते जाते रहते हैं, अच्छे खासे नौकरी पेशा वाले लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारे पास कोड़े ज़रा अच्छे खासे कपड़े पहनना और सफाई का ख्याल रखना। तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं क्या, ऐसा पूछती है। तारा ने बताया उसके पास 3 धोतियाँ हैं, उन्हें धोकर सफाई से रहेगी। तारा निर्देश पाने की प्रतीक्षा में कमरे में बैठी थी। यानी तारा ने बताया मेरे पास 3 धोतियाँ हैं, मैं उसको धोकर एक अच्छी तरह से सफाई करके रखूँगी, ऐसा वह कहा। और वह निर्देश पाने के लिए कुछ सुनने के लिए या आगे का आदेश पाने के लिए वहाँ बैठी थी। एक नौकरानी धुले इस्त्री किए कपड़े लेकर आई। नौकरानी पान तंबाकू से काले दांत दिखाकर मुस्कुराई, सलाम कर पूछ लिया मिसबाब आप लाली और बुत्तू की गनवस बनेगी। यानी वहाँ जो है वहाँ एक नौकरानी है, वहाँ इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर आई और वो पान और तंबाकू खाती है। वह हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो उसके दांतों से तारा को पता चलता है कि वह पान और तंबाकू खाती है। और वह आने के बाद तारा से बोल रही कि सलाम कर लिया यानी नमस्कार किया, और मिसबाब आप लाली और पुत्तू की गौसन बनेगी, यानी गौसन यानी टीचर बनेगी या शिक्षिका बनेगी, ऐसा वहाँ कह रही है। तारा ने नौकरानी की आत्मीयता स्थापित करने के प्रयत्न का स्वागत किया। यानी वह आत्मीयता से तारा ने उस नौकरानी का स्वागत किया, यानी उसने कपड़े दिए और बोल रही थी स्थिति का आभास मिला, मुस्कुरा दी हूँ। यानी स्थिति का आभास हुआ और फिर मुस्कुरा दिया। नौकरानी ने उत्साहित होकर बताया यहाँ अड़बड़ मिसबाब थी, इकट पहनती थी, 19 स्कूल में नौकरी कर ली है, चौसिया साहब के यहाँ तो बिलाती मिस गबनस है, आप तो अपनी देसी मिसाब है, आपके लिए मालकिन ने अपने कपड़े से भेजे हैं। यानी वह कह रही कि यहाँ से पहले भी यहाँ पर एक टीचर थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, वह तो ऐसे छोटे यानी स्कर्ट कपड़े पहनती थी, ऐसा वह कह रही है। और वो आप किसी स्कूल में गई है पढ़ाने के लिए और चौसिया साहब के, यानी चौसिया जो साहब थे वहाँ से बिलाती हुई यानी विलायत से आई हुई मैम साहब थी पढ़ाने के लिए, ऐसा वहाँ कह रही है। तारा सत्कर्ता से नए अवतार, यानी वहाँ कह रही है वो तो मैम इलायती थी, इसलिए वह अग्रवाला मैम में कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम जो हो वहाँ देसी हो, इसलिए यानी हमारे भारत देश के हो, इसलिए मालकिन ने आपके लिए कपड़े भेजे, ऐसा वह कहती। यानी वो पाश्चात्य लोग जो लोग हैं वह एक अन्य प्रकार के कपड़े पहनते छोटे छोटे, ऐसा हुआ इसलिए वहाँ, और भारतीय संस्कृति के कपड़े अलग होती है, साड़ी वहाँ वैसा कुछ होता है, तो वह अच्छी तरह से दिया है। तारा सत्कर्ता से नए वातावरण को भांप रही थी। नई सफ़ेद धोती पहन ली, कमरे में आईना लगी छोटी ड्रेसिंग टेबल भी थी। यानी तारा सभी नए वातावरण को देख रही थी और वहाँ पर जो नई सफ़ेद धोती थी वह पहन ली, और कमरे में जो आईना था, मेकअप ड्रेसिंग टेबल भी था, यानी जहाँ पर ऐसे मेकअप का सामान वो रखा जाता है, शायद उसको ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है। तारा ने कंघी में केश ठीक कर लिए, साड़ी मसली न जाए, इसी ख्याल से कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी सोच रही थी। यानी उन्होंने सब कुछ तैयार किया और हमारी जो साड़ी पहनी है वह मैली न हो जाए, यही सोच से वह कुर्सी पर बैठ गई थी। बहुत ध्यान और इतने से काम करेगी। आधा घंटे बाद नौकरानी ने सूचना दी, बड़े साहब और मालकिन आपको
कमरे में बुला रहे हैं। यानी वहाँ बैठी थी, तभी नौकरानी ने बुलाया। यानी वह सोच रही थी कि मैं तो अच्छे अच्छे ढंग से काम करूँगी, अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगी। तभी वह नौकरानी ने बुलाया उसको कि बड़े साहब और मालकिन आपको हॉल में बुला रहे हैं। अग्रवाला साहब ड्राइंग रूम के एक कोने में सोफा कुर्सी पर बैठे थे। यानी जो अग्रवाला मैम के जो साहब थे यानी पति थे, वह एक ड्राइंग रूम में एक सोफे पर कुर्सी पर बैठे थे। सफ़ेद कमीज, पतलून और मुख में सिगरेट। दाहिने सोफा पर मिसेज अग्रवाला बैठी थी। यानी वहाँ जो था, उन्होंने सफ़ेद कमीज और पतलून पहनकर वो बैठे थे और उनके दाहिने बाजू में जो अग्रवाला मैम थी वहाँ बैठे थे। तारा ने नमस्कार के लिए हाथ जोड़ते हुए कमरे में प्रवेश किया। यानी तारा ने नमस्कार करते हुए हाथ जोड़े और अंदर प्रवेश किया। साहब कुर्सी से उठने को हुए। उठना अनावश्यक समझकर सामने की सोफा कुर्सी की ओर संकेत कर अंग्रेजी में बोले, कृपया बैठिए। यानी साहब भी एक नमस्कार करने के लिए वहाँ उठ रहे थे, लेकिन उठना उनके लिए अनावश्यक था, वह उठ न सके। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में बोला तारा को कि बैठिए। साहब ने पूछा, लाहौर में आप किन के यहाँ काम करती थी? फिर साहब ने पूछा कि आप लाहौर में किन के यहाँ काम करती थी, कहाँ पढ़ाती थी? जी, मैं राय बहादुर गोपाल शाह की हवेली में बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ तारा बता रही है कि मैं लाहौर में राय बहादुर गोपाल शाह की हवेली थी, वहाँ के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ मेरे काम से बहुत संतुष्ट थे। यानी प्रोफेसर जो थे वह डॉक्टर, वह मेरे काम से संतुष्ट थे। यानी वहाँ के जो उस हवेली के जो प्रोफेसर थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे मेरे काम से अच्छे थे। यानी मेरे काम को वो पसंद करते थे, संतुष्ट थे। राव बहादुर को हम जानते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ कौन है? यानी वह साहब कह रहे हैं अग्रवाला कि राय बहादुर को तो हम जानते हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ कौन है? साहब के माथे पर जिज्ञासा की रेखा बन गई। यानी साहब को वो प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ कौन है जानने के लिए एक उत्सुकता जग गई थी। जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ पंजाब के गवर्नर के इकोनॉमिक्स एंड वाइस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राय बहादुर के पोते थे। यानी वहाँ कह रही है कि वह गवर्नर, पंजाब के जो गवर्नर इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वह ऐसा वो कह रही है और राय बहादुर के पोते थे। साहब का माथा सीधा हो गया। यानी साहब का माथा सीधा हो गया। सिगरेट से कश ले लेने के लिए पल भर ठहरे। कितने बच्चे थे? यानी वह जानकर वहाँ आर्थिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ऐसा सुनकर, यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे ऐसा सुनकर, पंजाब में ऐसा सुनकर वहाँ साहब सिगरेट पीना थोड़ा सा रुक गए और वहाँ कह रहे कि राय बहादुर के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, 3 बरस की लड़की, 4.5 और 5 बरस के 2 लड़के थे। यानी वहाँ कह रही है कि 3 बच्चे थे, 3 बरस की लड़की थी, 4.5 और 5 बरस के 2 लड़के थे। प्रोफेसर साहब के भतीजे थे। मैं उन्हें कीडर गार्डन के तरीके से कोच करती थी। यानी वह कहती है कि वहाँ बच्चे थे, लेकिन मैं उनको जो कीडर यानी बच्चों के गार्डन की तरह मैं उनको कोच करती थी उनकी कोठी पर ही रहती थी। यानी वह कहती है कि मैं भी उनकी कोठी पर रहती थी। यानी वह पूछ रहे क्या कोठी पर रहती? जी नहीं, अपने ही घर में रहती थी। मुझे यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी देनी थी। यानी वह कहती कि मैं उनकी हवेली में या कोठी पर नहीं रहती थी, मैं अपने घर में रहती थी, क्योंकि ये भी लाहौर में थी और लाहौर में भी पढ़ाती तो घर नज़दीक था, आना जाना करती होगी। और वह कहती कि मुझे यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी देनी थी, इसलिए मैं घर से आना जाना करती थी। खैर, यहाँ आपको रहने के लिए जगह भी मिलेगी, बच्चों के साथ ही खाइएगी भी, और फिलहाल हम 15,000 रुपये देंगे, ठीक है? यानी वहाँ साहब है अग्रवाल साहब, वो कह रहे कि खैर यहाँ तो आप बच्चों के साथ ही रहोगे और बच्चे के साथ भी आपका खाना पीना होगा, और हम आपको 15,000 रुपये तनख्वाह देंगे, ठीक है? ऐसा कह रही है। जैसा आप उचित समझे, ठीक है, तारा ने स्वीकार कर विश्वास दिलाया। यानी तारा ने कहा कि जैसा आप समझे वैसा ठीक है, ऐसा उनको कहा और विश्वास दिलाया कि मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं मिसेज अग्रवाला को बड़ी बहन और माता की तरह समझूंगी। क्यों, तुम्हारी उम्र की 22-23 की होगी? मालकिन बोल पड़ी। जी हाँ, लगभग। यानी वह कहती है कि मैं मिसेज अग्रवाला मैडम को बड़े बहन की तरह या माता की तरह समझूंगी, ऐसा वह कह रही है। और वह क्यों, तुम्हारी उम्र की 22-23 की होगी? मालकिन बोल पड़ी। जी हाँ, लगभग।
यानी वह कहती है कि जी हाँ, लगभग 22-23 की उम्र की। तारा ने स्वीकार कर लिया और समझ गई मालकिन को माता कहना पसंद नहीं। यानी वह माता कहेगा ऐसा वह कह रही है, और तभी मालकिन ने कुछ कहा तो वह समझ गई तारा को कि इनको मालकिन कहना पसंद नहीं है। बाहर से बच्चों की किलकारी सुनाई दी। मिसेज अग्रवाला ने शिवनी को पुकार कर बच्चों को बुलवा लिया। यानी वहाँ बाहर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तभी वो शिवनी जो है वह इनकी नौकरानी का नाम है, और वह अग्रवाला मैम ने बच्चों को पुकार कर अंदर बुलवाने के लिए कहा। फ्रॉक पहने कूदती हुई 4 बरस की लड़की और कमीज निकर पहने संकोच से बल खाता हुआ लगभग 6 बरस का लड़का भीतर आए। यानी उनके दो बच्चे थे। एक फ्रॉक पहने हुए कूदती हुई एक 4 बरस की जो लड़की है वह आई, और उसके साथ ही एक कमीज पहना निकर यानी जो अंडर पैंट यानी ऐसा होता है, तो वह पहना वह अंदर आए। संकोच फिर अंदर बल खाते हुए अंदर आए, और 6 बरस का लड़का और 4 बरस की लड़की थी, और दोनों भीतर आए। उससे बड़ा लड़का दरवाजे से झांक कर भाग गया। यानी और भी एक बड़ा लड़का है, वह दरवाजे से ही झांक कर देखता है और भाग जाता है। यानी 2 लड़के और 1 लड़की। भूसी भैया आओ, मम्मी बुला रही है। शिवनी की पुकार व्यर्थ ही गई। यानी वहाँ शिवनी बुला रही है उस बड़े लड़के को कि भूसी भैया आओ, मम्मी बुला रही है, और वह देखता है और वह वहाँ से जाता है, आता नहीं। यह तुम्हारी मिस तारा है, मालकिन ने बच्चों को परिचय दिया। यानी वह मालकिन ने बच्चों को कहा कि यह तुम्हारी मिस यानी मैम है, टीचर है, पढ़ाने के लिए आई है, ऐसा कहा, और यह मिस तारा तुम्हारे लिए आई है। मालकिन ने यह तुम्हारी मिस तारा है ऐसा कहा, और मालकिन ने बच्चों को परिचय दिया। यानी मालकिन ने तारा का परिचय बच्चों को दिया। तारा ने बच्चों को मुस्कुराकर पुचकारा। लड़का ऐंठ कर परे हो गया और बीच में नीची मेज पर खड़ी राखदानी में पड़ी सीखें तोड़ने लगा। लड़की ने मचल कर माँ के घुटनों में मुख छिपा लिया। फिर वह तारा उनसे बात कर रही है, और वह बच्चे जो है वह शर्मा रहे हैं। मालकिन ने फिर समझाया, पुत्तन लाली सुनो, यह तुम्हारी मिस तारा है। जैसे एडवर्ड थी, यह तुम्हें बहुत प्यार करेगी। खेल खेल सिख खेल खेल खिलाए खेल सिखाएगी, इन्हें बहुत खेल आते हैं। यानी वह कहती कि जो वो यह तुम्हारी मिस है। जैसे इसके पहले इस मिस का नाम यानी मिस का नाम था एडवर्ड थी, उसी प्रकार यह तारा मिस आपकी है, और यह तुम्हारे साथ खेलेगी, खूब प्यार करेगी, और यह इनको बहुत अच्छी तरह से खेल आते हैं। ऐसा वो बच्चों को समझा रही। हाँ बेबी, हमें बहुत खेल आते हैं। फिर तारा बोल रही है उस बच्ची को कि हाँ बेबी, हमें बहुत खेल आते हैं, आओ हमारे पास आओ। तारा ने फिर बच्चों को बहुत स्नेह से बुलाया। यानी तारा ने स्नेह से प्यार से बच्चों को बुलाया, आओ 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 बोल के, आओ हमारे पास। लड़का शर्मा कर ऐड कर मुंह झुकाए रहा। यानी लड़का शर्मा रहा है और वह मुंह झुकाए ही रहा। लाली मचकल कर बोली, मिस नहीं है, ये तो आंटी है। यानी वह कहती जो बच्ची है लाली, वह मचल कर बोलती है मिस नहीं है। यानी वो तारा को कहती है कि ये मिस नहीं है, ये तो आंटी है। ओह डियर, आओ स्वीट। तारा ने उल्लास प्रकट किया। कॉलेज में तारा मजाक के लिए कन्वेंट में पड़ी अपनी सहपाठियों के अपनी मुहावरे और उच्चारण की नकल किया करती थी। इसी परिस्थिति में वह सोई उसी तरह बोली। यानी वह कहती है जो बच्ची है यह मिस कैसी, यानी जो इसके पहले की जो अंग्रेजी मिस थी, मैम थी उसकी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये वह अच्छी तरीके एडवर्ड मैम थी, वह मैम तरह अंग्रेजी थी, और वह एक उनका रहन सहन एक अलग प्रकार का होगा, छोटे कपड़े कुछ, और इसीलिए, और यह भारतीय स्त्री इसमें कैंप में रही है, खुद का ख्याल नहीं है, ये नहीं है, तो कुछ ओझल सी लगती होगी। तभी वह लड़की कह रही कि ये मैम नहीं है, आंटी है, यानी मिस नहीं है, आंटी है। और तभी वह तारा भी मजाक के स्वर में कहती है कि जो सहपाठी पुकारते हैं तो कहती है हाय मिस क्यों नहीं है। मालकिन ने पूछा, तो वह जो मैम है अग्रवाला वह पूछती कि यह मिस क्यों नहीं है, ऐसा मालकिन ने पूछा। मिस नहीं है आंटी, लाली ने सिर हिलाकर आग्रह किया। फिर वह लाली जो है वह सिर झुकाकर कहती आग्रह करती कि यह आंटी है, मिस नहीं है। मिस तो कर्ट्स पहनती है, पुत्तन
बोल उठा, यानी जो पुत्तन जो लड़का है वह बोल उठा, पुत्तन जो नाम का जो लड़की है वह बोल उठी कि मिस तो स्कर्ट्स पहनती, यानी जो इन्होंने पहले जो अंग्रेजी मैम देखी थी वह स्कर्ट यानी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, और यह भारतीय स्त्री थी तारा, तो इन्होंने भारतीय पोशाक जो भी साड़ी है वह पहनी थी। तो इसलिए वह कहती है कि पुत्तन मिस तो स्कर्ट्स पहनती है, इन्होंने तो ऐसा पहना है। वंडरफुल, हाउ हाउ इंटेलिजेंट, तारा ने बच्चों की इस तीक्ष्ण बुद्धि की सराहना में विस्मय प्रकट किया। यानी बच्चों जिस प्रकार के बच्चे माहौल देखते हैं उसी को अपनाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बचपन से उस मैम को देखा था, और वो मैम स्कर्ट पहनती थी, इसलिए उन्होंने स्कर्ट पहनती है मिस और ये तो नहीं पहनती ऐसा कहा। और तारा ने उनकी तीक्ष्ण बुद्धि बुद्धि को देखकर वंडरफुल यानी बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट हो ऐसा कहा और विस्मय प्रकट किया। साहब और मालकिन, फिर तारा की योग्यता का प्रभाव पड़ा, यानी तारा ने ऐसा कहा और फिर इसका प्रभाव साहब और मालकिन पर पड़ा। मालकिन ने लाली को पकड़कर लाड से अनुनय किया। अच्छा डार्लिंग, मिस तारा को वह पोयम सुना दो, यानी वह कहती है कि अच्छा है, ठीक है। लाली को कहती है अच्छा ठीक है, ऐसा कहते वह कहती कि मिस तारा को तुम पोयम सुनाना, कविता सुनाना। लाली ने माँ की गोद में मुंह गड़ा दिया। लड़की को उत्साहित करने के लिए माँ ने लॉलीपॉप और आइसक्रीम की रिश्वत का वायदा किया। पुत्तन पोयम याद करने लगा, यानी वह जो है वह कहती है कि लाली को तुम पोयम सुनाओ, कविता सुनाओ तारा मिस को, तो वह शर्मा के मुंह छुपाती है। तब वह माँ कहती है कि मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी, मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगी, ऐसी रिश्वत, तो उनको भ्रष्टाचार का लालच दिखाती है। और फिर यह सुनकर जो पुत्तन है वह पुत्तन यानी जो लड़का है वह भी पोयम यानी कविता याद करने लगा। लाली गुड़िया की तरह खड़ी हो गई, फिर लाली खड़ी हो गई। चब्बी चीख बच्ची ने दोनों उंगलियों से अपने सांवले गाल छुए रोजी लिप्स होठ पर उंगली रखी, यानी वह जो है वह पोयम सुनाने के लिए खड़ी हो गई है। उन्होंने जो अपने गाल है वह गाल पर उंगली रखी है, यानी एक्शन करके दिखा रही है, और फिर अपने ओठों पर भी उंगली रखी है। डिम्पल चीन अपनी नामालूम कोठी को छुआ और पोयम भूलकर फिर माँ की गोद में मुंह छुपा लिया, यानी फिर वो सुनाने के लिए खड़ी हो गई और फिर उसकी पोयम भूल गई, उसको याद नहीं आ रहा था, और फिर माँ की गोद में जाकर छुप गया। कर्ली हेयर, पूतन ने सहायता मिलने पर उनसे गर्दन तक कटे केशों को छुआ, यानी वहाँ यानी कर्ली हेयर यानी उनको आया नहीं, और फिर गर्दन झुकाया और उनकी जो केस थे उनको गर्दन को छुआ। वेरी फेयर, आपने अपने चेहरे की ओर संकेत किया, यानी वेरी फेयर ऐसा बोलकर अपने चेहरे की तरफ संकेत किया। आइज ब्लू, अपनी काली आँखों की ओर उंगली की शेष कविता पुतन ने पूरी कर दी, यानी जो कविता है वह पुतन ने जो पूरी कर दी। मदर्स पेंट इज दैट यू, ओह फाइन, हाउ हाउ लवली, वेरी वेरी स्पीड, तारा ने बच्चों की पीठ स्नेह से थपथपा कर उन्हें अपना बना लिया, यानी तारा उन बच्चों की तारीफ करेगी, ओहो कितना स्वीट है, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी कविता, इस प्रकार की तारीफ किया और उसकी पीठ थपथपाई और बच्चों को अपना लिया, यानी बच्चों को आकर्षित किया। मिसेस अग्रवाला ने तारा को समझा दिया और कुछ वहाँ स्वयं समझ गई, यानी उसने मिसेस अग्रवाला ने तारा को समझा दिया और खुद भी कुछ समझ गई। वह ये कोठी के अनुकूल बन जाने के लिए सत्कर्त थी, यानी वह यहाँ के माहौल में तारा जो थी वह यहाँ के माहौल के अनुकूल बन जाने के लिए सत्कर्त थी, यानी तैयार थी। मालकिन की बड़ी साथ थी कि कन्वेंट में पढ़ने वाले उनके बच्चे 4 बरस की लाली, 6 और 9 बरस के पुतन और भूषी सदा अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी आचार व्यवहार सीखे। क्लब में अथवा पार्टियों में स्वयं स्वच्छंद अंग्रेजी न बोल सकना उन्हें खल जाता था, यानी जो मिस अग्रवाला मैम है वह मैम चाहती थी कि मेरे बच्चे अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी बोले, यानी पार्टियों में कहीं जाए तो वह अंग्रेजी बोले, यानी अग्रवाला मैम और उनके जो पति थे उनको अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं आती थी, और पार्टियों में यदि वह जाते थे अंग्रेज़ों के साथ तो उनको अंग्रेजी नहीं आता था, यह बात उनके मन में खलती थी, उनको सताती थी। देखती थी स्वराज तो हुआ परंतु हिंदी वही बोलते थे जो अंग्रेजी जानते नहीं थे।
यानी स्वराज्य तो हुआ, यानी स्वतंत्र राज्य हुआ, लेकिन हिंदी वही बोलते थे जो अंग्रेजी जानते नहीं थे। बाकी तो सब जिनको अंग्रेजी आती थी वह तो हिंदी बोलते ही नहीं थे। वे चाहती थी लाली अतिथियों के आने पर अंग्रेजी कविता भावभंगी से सुना सके। यानी मिस्र अग्रवाला जो मैम है वह चाहती थी अपनी बच्ची लाली कोई अतिथि आए तो उनके सामने, यानी ऑफिस के कोई कर्मचारी, कोई साहब, बड़े साहब आए, वो भी अंग्रेजी हो गए थे, तो वह भाव भंगिमाओं के साथ पूरे उत्साह के साथ, पूरे तन्मयता के साथ वह अंग्रेजी कविता सुना सके। 9 बरस का भूषी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ता था और बड़ी लड़की डोली छठे स्टैंडर्ड में थी। यानी जो 9 साल का जो लड़का था वह दूसरे स्टैंडर्ड में था और उसके जो बड़ी लड़की थी डोली वह छठे स्टैंडर्ड में थी। डोली के लिए अलग एक और ट्यूटर था, यानी डोली के लिए अलग से दूसरा टीचर था पढ़ाने के लिए। भूसी और डोली अपने आप को बच्चे नहीं समझते थे, यानी भूसी और डोली जो थे यहाँ बड़े थे और वह बच्चे नहीं समझते थे, यानी वो किशोर अवस्था में आ गए थे। परंतु उनके खाने पहनने का ध्यान रखने का भी उत्तरदायित्व तारा पर था, लेकिन वह बच्चे नहीं थे, फिर भी उनके खाने पीने रहने का ध्यान जो था वह तारा को ही रखना था। तारा ने मिसेज अग्रवाला के निर्देशानुसार पहली संध्या बच्चों को 7:30 बजे डाइनिंग रूम में बुलाया। यानी तारा मिसेज अग्रवाला के कहने पर, निर्देशानुसार जो भी नियम थे उसके अनुसार तारा ने संध्या के समय यानी शाम के समय 7:30 बजे डाइनिंग रूम में बच्चों को बुलवाया। भूसी ज़रा विलंब से आया, यानी भूसी ज़रा देर से आया। तारा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने गर्दन कछुए की तरह दबा ली, दूसरे बच्चों से ज़रा हटकर बैठा। यानी वह देर से आया और तारा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वह जो जिस प्रकार कछुआ अपनी जो गर्दन है वह अंदर लेता है, छुपाता है, तो उसी प्रकार उसने भी ये किया और वह दूसरे बच्चों से थोड़ा हटकर बैठा। डॉली ने शिवनी से कहला दिया, हम इतनी जल्दी नहीं खाते हैं। यानी जो वह डॉली है वह शिवनी से कहलवा दिया, यानी शिवनी को कहने के लिए कहा कि हम इतनी जल्दी खाना नहीं खाते। वह डाइनिंग रूम में नहीं आई खाना नहीं खाते। नई गवर्नेंस के संबंध में कौतूहल वश न कर सकी तो वह तारा और बच्चों के डाइनिंग रूम से बाहर निकलने पर टहलती हुई उधर आ गई। यानी वह भी उधर आ गई और बच्चे उधर ही थे। डॉली सलवार कमीज पहने थी, पारदर्शी महीन कपड़े का दुपट्टा रस्सी की तरह लिपटा हुआ कंधों पर पड़ा था। यानी जो उसने पारदर्शी कपड़े पहने थे, यानी पारदर्शी महीन कपड़े, यानी पारदर्शी यानी कपड़ों के अंदर से कपड़ों के अंदर का दृश्य दिखना, ऐसे उस प्रकार के कपड़े थे। और वो जो दुपट्टा था और रस्सी की तरह लिपटा हुआ वो दुपट्टा था कंधों पर। डोली ने कमर पर हाथ रखकर कंधों को जरा पीछे कर तारा को दिखा देना चाहा, वह बच्ची नहीं है। यानी डॉली जो है वह बड़ी थी, तो उन्होंने अपने हाथ कमर पर रखा और कुछ कहा दिखाने के लिए दिखाना चाहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। यानी शरीर की जो बनावट है वह देखकर पता चल जाएगा कि वह बच्ची नहीं है। फिर अधिकार के स्वर में अंग्रेजी में बात की, आप बच्चों की गवर्नेंस का काम करेगी। यानी वहाँ फिर उस डॉली ने कहा कि आप बच्चों के गवर्नेंस का काम करोगी, बहुत शैतान है ये लोग। यानी वह कहती कि बहुत शैतान है ये लोग। और पूछ लिया, आप बीए पास है, इंग्लिश खूब बोल लेती है, गुजारा कर लेती हूँ। तारा ने मुस्कान से स्वीकार किया, अगर चाहोगी मैं सदा अंग्रेजी में ही बात करूँगी, तुम तो अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करती हो, ठीक है ना। तो वहाँ तारा को कह रही है डॉली, तुमने तो बीए पढ़ा है, तुम तो इंग्लिश खूब बोल लेती हो, तुम गुजारा कर लेती हो, यानी तुम्हारा जो है वह गुजारा कर लेती हो। फिर तारा ने स्वीकार कर लिया, मुस्काया और स्वीकार कर लिया, यानी जो बोल रही है वह, और कह रही है कि अगर आप चाहोगी तो मैं सदा आपके साथ अंग्रेजी में संवाद करूँगी, ऐसा वह कह रही है। दूसरे दिन दोपहर बाद डॉली ने तारा से बात की, आप इंग्लिश पिक्चर में जाती है। तो फिर दूसरे दिन दोपहर में डॉली ने तारा को कहा कि आप इंग्लिश पिक्चर में जाती है, बहुत दिन से नहीं गई। यानी फिर तारा कह रही कि बहुत दिन से नहीं गई। इस शहर में
नई ही आई हूँ, यानी वो कहती कि इस शहर में मैं नई आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। रीलिंग में नॉलेज फर्स्ट एक्सपीरियंस लगी है। बिलो एडस आडा रह से कम आयु को टिकट नहीं देते, हमें ले चलेगी। डॉली के शोर में खुशामद थी, यानी वहाँ डॉली कह रही कि छोटे बच्चों को जो वहाँ के नज़दीक में रीगल में नॉलेज नॉलेज फर्स्ट एक्सीडेंटली नामक जो अंग्रेजी फिल्म है वह वहाँ पर चल रही है और बच्चों को टिकट नहीं देते हैं, आप हमें वहाँ पर ले जाओगी क्या? ऐसा वह खुशामदी यानी एक आग्रह से कर रही थी। अच्छा डियर, सोच लेंगे। कुछ सोचकर तारा ने आश्वासन दे दिया। वह प्रत्येक शब्द सोचकर बोल रही थी, यानी तारा ने सब कुछ सोचकर जवाब दिया कि कुछ सोच लेंगे, और वह कुछ प्रत्येक शब्द है वह सोचकर बोल रही थी। तारा को जिन लोगों का परिचय देकर उत्तरदायित्व दिया गया था, इनके अतिरिक्त कोठी में बच्चों की दादी थी। दादी तारा की ही तरह कोठी के पिछवाड़े के कमरे में रहती थी, यानी बच्चों के अतिरिक्त बच्चों की दादी थी और दादी भी पिछवाड़े के कमरे में रहती थी। दादी नियम धर्म से रहती थी, यानी दादी जो भी नियम है, जो भी धर्म है, उनके अनुसार रहती थी। कोठी के अगले भाग में होने वाले अनाचार से उन्हें विरक्त थी, यानी कोठी में जो भी अनाचार होता था उसके वो अपरिचित थी। उनका उनका रोज केवल रसोई के भीतर था, यानी उनका जो भी राज था, दादी का राज था, वह रसोई के भीतर ही था। वे प्राय रसोई के सामने पीढ़ा डाले बैठी रहती। रसोई ये दूसरे नौकरों और शिवानी को कुछ भी छूने से पहले हाथ धो लेने के लिए को टोकती रहती, यानी वहाँ सिर्फ रसोई में जाती थी, रसोई का ही देखभाल करती थी, और रसोई के वहाँ बैठकर जो भी इस रसोई में काम करने वाले नौकर है, शिवनी और दूसरे नौकर है, उनको हाथ धोए बिना ही जो वह किसी को छूने नहीं देती थी कोई सामान, और वो पहले स्वच्छता का ध्यान रखती थी। वे सबकी जाति पूछ लेती थी, यानी वे सबकी जाति पूछ लेती थी। तारा ने दूसरे प्रातः ही उन्हें माँ जी प्रणाम कहकर उनकी प्रसन्नता पा ली, यानी दूसरे दिन तारा ने उनको प्रणाम कर लिया और उनकी जो प्रसन्नता है वह पा ली। परिवार में एक और भी व्यक्ति था जिसने पहली संध्या तारा को देखकर अनदेखा कर लिया था। बीए या एमए के विद्यार्थी जैसा लाली और पुतन उसे देखकर पुकार उठे थे, भैया जी आ गए। नौकर उसका आदर करने लगे थे, यानी जो बच्चों के अलावा ही इसमें और भी एक बड़ा लड़का था जो बीए या एमए किया था, और वह लाली और पुतन जो है वह देखकर पुकार रही थी कि भैया जी आ गए, और फिर नौकर ने उसका आदर किया। दूसरे दिन तारा कन्वेंट से लौटे बच्चों को लंच खिलाने के लिए डाइनिंग रूम में ले जा रही थी, यानी दूसरे दिन वह दोपहर के समय बच्चे कन्वेंट यानी स्कूल से आए और फिर उनको भोजन कराने के लिए ताले जा रही थी। नौजवान को बरामदे में देखकर उसने नमस्ते का उत्तर पाने से पूर्व आंखें झुका ली, यानी नौजवान जो था वह आया और बरामदे में खड़ा था, उसको देखकर नमस्ते पाया और नमस्ते करने से पहले ही आंखें झुका ली। संध्या समय तारा लाली और पूतन को लॉन में बैडमिंटन के रैकेट और शटलकॉक से खिला रही थी, यानी शाम के समय में उनको बैडमिंटन जैसे खेल गार्डन में सिखा रही थी। पीठ पीछे मोटरसाइकिल की भड़भड़ाहट सुनकर तारा की दृष्टि उधर चली गई, यानी वह एकदम वहाँ से पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है और वह उस तरफ देखती है। मोटरसाइकिल पर जाते नौजवान ने हाथ उठाकर उड़ती उड़ती नमस्ते कर दी। तारा ने स्वीकृति का उत्तर दे दिया, यानी वह जो मोटरसाइकिल है उस पर एक जाता नौजवान उसने नमस्ते कह के हाथ उठाकर किया और तारा ने स्वीकृत किया उसका नमस्ते। तारा जान गई थी कि छोटे साहब नौतन भैया नरोत्तम घर के बड़े लड़के थे, यानी वह जान गई थी कि जो बड़ा भैया था वह आया था बीए या एमए करके, वह नौतन उनका नाम था, और वह नरोत्तम जो था वह घर का बड़ा लड़का था। विलायत में पढ़े थे, यानी वह भारत देश में पढ़ा था। दादी से तारा ने सुन लिया था कि नरोत्तम और डोली साहब की पहली पत्नी से थे, यानी जो दादी ने तारा से कहा था
कि जो नरोत्तम और डॉली जो है वह साहब की पहली पत्नी, यानी जो आपकी जो अग्रवाला मैम है वह साहब की दूसरी पत्नी है, और वह पहली पत्नी के डॉली और नरोत्तम जो है वह पहली पत्नी के बच्चे थे। 7 दिन तक तारा और नरोत्तम में नमस्ते के अतिरिक्त कोई बात नहीं हुई, यानी लगभग एक सप्ताह तक, 7 दिन यानी एक सप्ताह तक दोनों में केवल नमस्ते होता था, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। ये कोटी में तारा की नियुक्ति बच्चों को शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा देने के लिए हुई थी, परंतु सप्ताह बीतते बीतते कई और छोटे मोटे काम उसे कह दिए जाने लगे। यानी केवल उनकी जो नियुक्ति थी वह नियुक्ति केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, जो नैतिक मूल्यता है वह देने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हुई थी, लेकिन एक सप्ताह होते होते जो भी और भी उसके साथ साथ छोटे मोटे काम करने के लिए कह दिए। बच्चे 7 बजे कन्वेंट जाकर 1:30 बजे लौटते थे, यानी बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, दोपहर 1:30 बजे लौटते थे। मिसेज अग्रवाला सोचती थी, जवान लड़की 6.5 घंटे पड़ी पड़ी आखिर क्या करेगी। यानी जो तारा जो थी वह जवान थी, और वह मिसेज अग्रवाला मैम सोचती थी कि जवान लड़की 6 घंटे यानी सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक वह पड़ी पड़ी क्या करेगी, ऐसा सोचती थी। तनख्वाह तो वह उसे पूरे दिन के काम की देती है, यानी अग्रवाला मैम सोचती है कि वहाँ तो पड़े पड़े यानी बैठे बैठे क्या करेगी, और तनख्वाह तो मैं उसको पूरे दिन की देती हूँ, ऐसा कहती है। समझदार थी कि घर व्यवस्था पर ध्यान रख सकती थी, यानी वह समझती कि तारा से घर का भी कुछ काम कर लिया जाए। मिसेज अग्रवाला ने तारा को अपने 2 सफ़ेद ब्लाउज़ भी दिए थे, यानी 2 सफ़ेद ब्लाउज़ भी दिए थे। सिलाई की मशीन इस्तेमाल कर सकने की आज्ञा देकर तारा ने दोनों ब्लाउज़ अपने आप से ठीक कर लिए, यानी वह जो ब्लाउज़ थे वह सिलाई मशीन पर अपने आप खुद ठीक कर लेते। मालकिन भाप गई, लड़की का हाथ सिलाई में बहुत सुथरा था, यानी मालकिन ने देखा कि तारा को सिलाई मशीन पर भी काम आता है और एक अच्छा आता है। मिसेज अग्रवाला को समाज सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा, यानी वह घर का काम सिलाई मशीन वो कर रही है, तो घर का समाज सेवा के लिए अग्रवाला मैम को समय मिलने लगा। स्वयं बाहर जाती तो तारा से कह जाती, तुम ज़रा फ़ोन का ख्याल रखना, यह नौकर चाकर ठीक से बात समझ नहीं पाते हैं। यानी वह कहती है, कहीं बाहर जाती है तो तारा से कि तुम ज़रा फ़ोन का ख्याल रखना, यानी अन्य लोगों का यदि साहब लोगों का फ़ोन आता है तो यह जो नौकर है वहाँ के अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि वे अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा वह कहती है। और तुम ध्यान रखना, कोई बोले तो सुन लेना, कभी आपने किसी कपड़े में 2 टाँके लगाकर ऐब निकाल देने का अनुरोध कर जाती, यानी वह फ़ोन पर भी बात कर, किसी का फ़ोन आया तो ठीक ढंग से बात करना, ऐसा करती है, और कोई समय मिला तो कोई फटे पुराने कपड़े हैं उसको भी ठीक करना, ऐसा वह कहती है। तारा को बीते समय की तुलना में विश्राम ही विश्राम था। तारा में कैंप में जो समस्या थी उनका अभी कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर विश्राम ही विश्राम था। इतना समय मिल जाता था कि 2 अंग्रेजी और 1 हिंदी दैनिक पत्रों के सब पन्ने अच्छी तरह से देख डालती, यानी समय इतना था कि वह एक अंग्रेजी और एक हिंदी, दो अंग्रेजी और एक हिंदी जो पत्र आते थे, समाचार पत्र, वह पढ़ डालती थी। उसे अपनी अवस्था से असंतोष नहीं था, पर इतनी जल्दी ही वह सोच में पड़ जाना नहीं चाहती थी, परंतु ख्याल आ ही जाता, आप क्या करोगे, बीए की परीक्षा देकर कोई स्वतंत्र नौकरी पा जाना तो संभव होगा। यानी वह सोचने लगी कि बीए की परीक्षा देने के बाद देकर कोई स्वतंत्र नौकरी पा सकना संभव होगा, ऐसा वह सोचती। साहब का दफ्तर कनाड प्लेस में दूसरी मंजिल पर था, यानी साहब का जो ऑफिस था वह कनाड प्लेस के दूसरी मंजिल पर था, परंतु एक छोटा दफ्तर कोठी पर भी था, यानी एक छोटा सा ऑफिस जो था वह हवेली पर था, कोठी पर भी था। मालकिन ने तारा को ठीक ही बताया था, कोठी में सब तरह के और बहुत से लोग आते जाते थे, यानी उन्होंने मालकिन ने बताया था कि कोठी पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते, सभी तरह तरह के लोगों का आतिथ्य भिन्न भिन्न ढंग से होता था, यानी बहुत से लोग आते थे और तरह तरह के लोग आते थे, उन सभी का आदर सम्मान अलग अलग ढंग से होता था। कुछ लोगों से बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बैठकर ही बातचीत हो जाती थी, कुछ को ड्राइंग रूम में बैठाया जाता था, कुछ लोग संध्या समय आते तो कुछ अग्रवाला साहब उन्हें दूसरी मंजिल के ड्राइंग रूम में ले जाते थे, यानी जो भी तरह तरह के अलग अलग लोग आते थे उनका अलग अलग तरह से सम्मान होता था। कोई लोग जो थे वह थोड़े कम परिचित थे, उनको बाहर के बरामदे ही कुर्सियों पर बैठकर बात की जाती थी, थोड़े अच्छे परिचित से उनको ड्राइंग रूम में लाकर बात की जाती थी, और उससे भी अच्छे ज़्यादा
मिले जुले लोग हैं उसको दूसरी मंजिल के ड्राइंग रूम में ले जाकर बात किया जाता था और जो भी आदर है वह किया जाता था। उस समय जुगुल और शिवनी को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती थी। यानी उस समय जुगुल और शिवनी जो थी जुगुल यानी नौकर जुगुल नामक नौकर और शिवनी उन दोनों को बहुत सारा काम करना पड़ता था, इसलिए भागदौड़ होती थी। मालकिन अतिथियों से कोई संकोच नहीं करती थी, अलबत्ता अभ्यागतों के आने पर साड़ी पहन लेने और ड्रेसिंग टेबल के सामने हो आने के जल्दी से अपने कमरे में चली जाती थी। यानी कोई मेहमान आते थे तो उनको कुछ दिक्कत उत्पन्न नहीं होती थी, लेकिन वहाँ तुरंत कोई आए तो तुरंत जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ जाकर कुछ मेकअप करके आती थी। तारा ने शीघ्र ही भाप लिया कि मालकिन उसका अभ्यागतों के सामने जाना अधिक पसंद नहीं करती। यानी मालकिन ने भाप लिया था, यानी तारा ने पहचान लिया था कि मालकिन का उस अन्य जो अपरिचित लोग हैं उनके सामने जाना पसंद नहीं करती थी। तारा चौथे पहर कोठी के दाहिने बरामदे में लाली और पुतन के मन बहलाव के लिए उन्हें कुछ सिखा रही थी। यानी तारा चौथे पहर में बरामदे की ओर बुलाकर पुतन और लाली को कुछ सिखा रही थी। छोटी गाड़ी आकर ड्योढ़ी में रुक गई, यानी छोटी गाड़ी आई और उस चौखट के उधर रुक गई। गाड़ी में से उतरे प्रसाद जी उसी ओर बढ़ आए। तारा ने पहचान कर नमस्ते की। यानी गाड़ी में से प्रसाद जी उतरे और उधर आए, फिर तारा ने पहचाना और नमस्ते की। अरे आप यहाँ? प्रसाद जी ने विस्मय प्रकट किया और फिर संतोष से बोले। यानी प्रसाद जी ने पहचान लिया और प्रसाद जी कह रहे तारा से, क्या आप यहाँ पर हैं? तो ऐसा कहा और प्रसन्नता व्यक्त की। तो कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ। हमने तो आपके लिए नारी कला मंदिर में बात कर ली थी, पर यह बहुत अच्छा हुआ। यानी वह कहते कि हमने तो आपके लिए नारी कला मंदिर में बात कर ली थी, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आए। मज़े में है ना? यानी वो पूछ रहे कि मज़े में है ना, सब कुछ अच्छा है ना? यह तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। यानी वह कहते हैं प्रसाद जी, यह तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। मुलाकात भी होती रहेगी। मिसेज अग्रवाल कहाँ है? तैयार नहीं हुई। यानी वह कहते हैं कि यहाँ पर है तो आपकी मुलाकात भी होती रहेगी और मिसेज अग्रवाल तैयार नहीं हुई, क्या ऐसा वो बोल रहे। प्रसाद जी ने कलाई पर घड़ी देखी। महात्मा जी की प्रार्थना में बिड़ला भवन जाना था। यानी वहाँ प्रसाद जी ने अपनी घड़ी पर कलाई देखी और जहाँ पर जो बिड़ला भवन था वहाँ बिड़ला भवन में प्रार्थना के लिए जाना था। प्रसाद जी ने पुतन के गाल पर पार किया। मम्मी कहाँ है? जल्दी बुलाओ मम्मी को। यानी प्रसाद जी ने जो पुतन को स्नेह से छू कर कहा कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ। पुतन छलांग मार कर भीतर दौड़ गया। यानी पुतन जो है वो छलांग मार कर दौड़ कर चला गया अंदर। प्रसाद जी तारा के चेहरे पर आंखें गड़ाए रहते गए। यानी प्रसाद जी है वह एक टक तारा की ओर देखने लगे। यह बहुत अच्छा हुआ, यहाँ आते ही आपकी सेहत में फर्क आ गया है। यानी वह कह रहे कि एक टक देखकर बोल रहे कि यहाँ अच्छा हुआ, यहाँ आते ही आपके सेहत पर थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ, यानी चेहरे पर रौनक आ गई, ऐसा वो कहना चाहते। सेहत तो आप ही लोगों की होती है, खुराक का बहुत असर होता है। यानी सेहत तो आपके लोगों की ही होती, आप जैसे लोगों की ही होती है, खुराक बहुत असर करता है, ऐसा वो कहती है। मालकिन खद्दर की साड़ी का चौड़ा किनारा सीधा करती हुई आ गई। मालकिन जो है वह खद्दर की साड़ी यानी खादी की जो साड़ी है उसको ठीक करते हुए आ गई। हम तो कब से आपकी राह देख रही है। हमने तो 4 ही बजे गाड़ी भेज दी थी। यानी वह कह रही है कि मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही हूँ। प्रसाद जी को कह रही है, हमने तो 4 बजे ही गाड़ी भेज दी थी। प्रसाद जी ने जल्दी में तारा से विदाई ले ली। फिर मिलेंगे और मिसेज अग्रवाला के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गए। यानी प्रसाद जी तारा से कह रहे कि फिर मिलेंगे कहकर गाड़ी की ओर चले गए अग्रवाल के साथ। लाली जोर से चीख कर मम्मी के साथ जाने के लिए गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। यानी लाली जो है वह मम्मी के साथ जाने के लिए गाड़ी की तरफ भाग गई। तारा ने लपक कर लाली को गोद में उठा लिया। लड़की छूटने के लिए चीखती हुई तारा पर टांगे चलाने लगी। यानी जो वह तारा ने पकड़ लिया जल्दी से और वह ऐसे पाँव जो है वह पाँव मार रही थी, यानी जाने के लिए आग्रह कर रही थी और तारा ने पकड़ लिया था। लाली बाहर जाने योग्य पोशाक में नहीं थी। यानी लाली जो थी वह बाहर जाने योग्य पोशाक में नहीं थी। मालकिन उसे गांधी जी की प्रार्थना में भला
ले भी क्या जाती। यानी मालकिन भी उसको उसके शरीर पर जो पोशाक था वह देखकर मालकिन भला उसको कहाँ कैसे ले जाती थी। मिस तुम्हें लॉलीपॉप देगी, यानी वह कहती है कि मिस यानी तारा तुम्हें लॉलीपॉप देगी। मिस तारा लाली को बड़े वाला लॉलीपॉप देना, यानी वह कहती है आगे वाला मैम की मिस तारा लाली को बड़े वाला लॉलीपॉप देना। मालकिन ने कह दिया और गाड़ी में कोठी से निकल गई, यानी ऐसा कहकर गाड़ी कोठी से निकल गई और दोनों गए। लॉलीपॉप कोठी में उस समय नहीं था, यानी लॉलीपॉप उस समय कोठी में नहीं था। तारा के लिए अच्छी खासी मुसीबत हो गई, यानी तारा के लिए एक मुसीबत उत्पन्न हुई। इसको लॉलीपॉप देना है और बच्चे तो बहुत शरारत होते हैं, शैतानी हरकतें करते हैं, तो लॉलीपॉप तो उधर कोठी में नहीं था। तारा अपने घर में छोटे भाई बहनों को संभालने में हाथ बटाती रहती थी, यानी तारा घर के भाई बहन जो थे उनको संभालने में हाथ बटाती थी। बच्चों के बहुत जिद करने पर उचित न समझती हुई भी कभी कभी चाटे या थप्पड़ का भी प्रयोग कर लेती थी। यानी जो उनके घर में लाहौर में यदि बच्चे न मानते तो कभी कभी वह थप्पड़ भी मारती थी, परंतु यह उचित न था, यानी यहाँ पर उचित न था। ये कोठी में दोनों ड्राइंग रूम और बड़े डाइनिंग हॉल में फर्नीचर और सामान बहुत आधुनिक था। यानी इस हवेली में दो बड़े बड़े ड्राइंग रूम थे और वहाँ जो भी सामान था आधुनिक था, आज के युग का था। मिसेस अग्रवाला को पूर्णतः आधुनिक समझे जाने की बहुत लगन थी, परंतु वैसी शिक्षा दीक्षा और नए व्यवहार को अपनाने के लिए संयम नहीं था। यानी वह जो थे वह मिस अग्रवाला है, वह खुद को आधुनिक युग में सम्मिलित करना चाहती थी। उसी प्रकार का सामान भी रखा था, परंतु उनका व्यवहार, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी उस प्रकार की नहीं थी। बच्चे बहुत जिद्दी थे, उनका अनुभव था चीख चीख कर रोने और पांव पटकने से सब कुछ हो सकता था। मालकिन पहले हर बात में न करती थी, फिर मिठाई के लोभ से मनाने का यत्न करती, उसके बाद चूहे वाली कोठरी में बंद कर देने का या भालू वाले को पकड़ा देने का डर दिखाती। यानी वह जो थी वह मालकिन तो थी वह पहले लॉलीपॉप फिर मिठाई देने का ऐसे समझाने का प्रयत्न करती थी बच्चों को, और फिर इतना ही नहीं कि चूहे वाली कोठरी में डाल दूंगी, फिर कहती थी कि जो भालू वाला आता है उसको दे दूंगी। ऐसा बच्चों को कर कर डराती थी, यानी बच्चों को समझाती थी, डराती थी। अंत में छलकार कर बच्चों को गाली देकर उनकी जिद पूरी कर देती, यानी फिर भी बच्चे न मानते तो फिर चिल्लाती थी, झलकारती थी, गुस्सा निकालती थी और फिर उनकी जिद पूरी कर देती थी। इसी तरह बच्चों को भी जिद करने की आदत हो गई थी। यही ढंग शिवनी का था, यानी यही ढंग शिवनी का था कि रोना, पटकना, पाँव फैलाना और फिर ये करना, और फिर वह उनको बच्चों को भी एक प्रयास हुआ था कि रोने से या जिद करने से या चिल्लाने से वह हमारी जिद जो है वह पूरी करते थे। वह मालकिन को खुश करने के लिए बच्चों की जिद पर प्रसन्नता दिखाकर उन्हें और भी बिगाड़ती थी। यानी वह जो थे वह मालकिन को खुश करने के लिए या बच्चों को प्रसन्नता दिखाने के लिए उन्हें बच्चों को बिगाड़ती थी। तारा के लिए बच्चों को संभालने का काम और भी अधिक कठिन था, यानी बच्चों को संभालने का काम जो था वह तारा के लिए कठिन बनता जा रहा था, कठिन था। वह मालकिन और बच्चों के प्रति ईमानदारी के विचार से बच्चों को लोभ या झूठा भय दिखाना उचित नहीं समझती थी। यानी वह जो भी काम था वह अपना ईमानदारी से काम कर रही थी और बच्चों को झूठ जो है ही नहीं है वह डर दिखाना एक गलत समझती थी, ऐसा वह तारा करती थी। उसके विचार में यह फूडपन था, यानी बच्चों को झूठ बोलने की आदत से बचने के लिए झूठ बात से बहलाना उचित नहीं समझती, यानी वह बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। यानी बच्चों को यदि हम सच बोलना सिखाते हैं तो कोई झूठ बात बोलकर उनको डराना या धमकाना या उनको चुप करना नहीं चाहिए, ऐसा तारा मानती थी और यह बात सही भी है। पहली गवर्नेंस बच्चों की शिक्षा दीक्षा संबंधी कुछ पुस्तकें छोड़ गई थी, यानी इसके पहले की जो गवर्नेंस थी यानी मैम थी, मिस थी, वह कुछ किताबें यहाँ पर छोड़ गई थी। तारा ने उन्हें पढ़ डाला था, यानी तारा ने उसका अध्ययन किया था। पुस्तकों में पढ़ा वैज्ञानिक ढंग और औचित्य निभाने के प्रयत्न के मालिकों के सामने असफल प्रमाणित होने का अवसर आ जाता। यानी पुस्तकों में जो भी पढ़ा था बच्चों को किस प्रकार समझाया जाए वह मालिकों के सामने असफल, यानी कोई असर ही नहीं होता था। वह मनी मन खिंचती बरसों से बिगड़े बच्चों को एक दिन में कैसे ठीक कर दे, यानी बच्चों जो थे वह पहले से बिगड़े हुए हैं और कोई एक दो दिन में कैसे ठीक हो जाते। मालकिन के सामने असफल
प्रमाणित न होने के लिए उसे हार मानकर अवैज्ञानिक और अनुचित उपाय भी करने पड़ जाते। यानी वह जो एक प्रेममय स्वभाव से समझाती थी तो बच्चे समझते नहीं थे, तो फिर वह भी अनैतिक मार्गों से या गुस्सा करके चिल्ला के बच्चों को समझाने जाती थी। सुबह 7:30 बजे पुत्तन लाली लाली कन्वेंट की बस में भूसी और डॉली अपने अपने स्कूलों की बसों में चले गए थे। यानी सुबह 7:30 बजे पुत्तन और लाली वह कन्वेंट की बस में गए थे, यानी स्कूल की बस में गए थे, और जो अन्य जो डॉली और जो भूसी था वह भी चले गए थे। साहब और मालकिन अभी ऊपर से नहीं उतरे थे, यानी साहब और जो मालकिन थे वह ऊपर के कमरे से नीचे नहीं आए थे। नाश्ते के लिए ये प्राय 8 बजे के बाद आते थे। तारा बरामदे में पड़ी हल्की कुर्सी पर बैठी सुबह से अखबारों पर नज़र डाल रही थी। यानी वह साहब जो थे वह 8 बजे के बाद ही खाना खाने के या नाश्ता करने के लिए आते थे। तारा जो थी वह बरामदे में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। कदमों की आहट सुनकर तारा ने नज़र उठाई, यानी किसी के आने की आवाज़ हुई, कदमों की आवाज़ आई और तारा ने नज़र उठाई। छोटे साहब रात के धारीदार कपड़ों पर ड्रेसिंग गाउन पहने उसकी ओर चले आ रहे थे। यानी जो उसका बड़ा लड़का था मिस अग्रवाला का, वह एक रात के नाइट के कपड़े पहन के उसकी ओर आ रहा था। तारा ने उठकर नमस्ते की और दोनों अखबार नरोत्तम जी की ओर बढ़ा दिए। यानी तारा ने नमस्कार किया, उसका आदर किया और उनकी तरफ अखबार दे दिए। नो नो प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी डिस्टर्ब्ड, यानी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से देखिए, नरोत्तम ने बहुत सौजन्य से कहा। यानी वह कहता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ऐसा कहता है, और वह नहीं नहीं आप ही पढ़िए आराम से, ऐसा कहता है, और वह स्नेह से कहता है थैंक यू सर। फिर वह तारा बोलती है कि थैंक यू सर, यानी आभार सर, मैं फिर देख लूँगी, आप ले लीजिए। तारा ने मालिक के विनय के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आप पहले देखिए, मैं बाद में देखूंगी। ऐसा वह कहा। नहीं नहीं आप देखिए। नरोत्तम ने घास के आंगन पर चमकती हुई ओस की और संकेत किया देखिए कितनी ओस, मौसम बदल गया। दोपहर में तो धूप आप भी तेज रहती है। यानी वह नरोत्तम जो है वह कह रहा है कि आप ही देखिए, और कहते हुए कहता है कि बरामदे की ओर देखता है, आंगन की ओर, कि देखिए ओस की बूंदें और धूप किस प्रकार चमक रही है। आप अखबार देखिए, मैं कुछ देर बाद देखूंगा। नरोत्तम शील से जरा मुस्कुराकर गर्दन के संकेत से नमस्ते कर लौटा गया। यानी वह अखबार आप पढ़िए, मैं ज़रा बाहर घूम लूँगा, ऐसा कहकर गर्दन नीचे झुकाकर चला गया। नरोत्तम ने तारा से उस दिन पहली बार अपनी बात की थी, परंतु तारा उसके विषय में 3 दिन पहले मालकिन से बहुत कुछ सुन चुकी थी। यानी नरोत्तम ने तारा से पहली बार बात की थी, लेकिन तारा ने पहले से ही मालकिन ने तारा को उनके बारे में बहुत कुछ बताया था। मिसेज अग्रवाला ने कमर से ऊंची काट के अपने 2 नए ब्लाउज तारा को दे दिए थे। यानी मिसेज अग्रवाला ने उनके जो नए ब्लाउज थे वह दिए थे। उन्हें वे ब्लाउज पसंद नहीं थे, यानी वो अग्रवाला मैम को यह ब्लाउज पसंद नहीं थे। उनकी काट और सिलाई में ऐब रह गया था, यानी सिलाई और उसमें ऐब रह गया था, यानी कुछ जगह तारा के लिए वे बहुत ढीले थे, यानी तारा के लिए ढीले थे। उसने मशीन लेकर उन्हें अपने लिए फिट कर लिया था, यानी तारा ने वह मशीन पर जाकर वह ब्लाउज ठीक कर लिए थे। तारा ने ऊंची काट का ब्लाउज नहीं पहना था, यानी तारा ने इसके पहले कभी ऊंची काट का ब्लाउज पहले कभी पहना नहीं था। कुछ संकोच हुआ, पर दिल्ली में डॉक्टर श्यामा और दूसरी सैकड़ों स्त्रियों को वैसे ब्लाउज पहने देख रही थी। यानी दिल्ली में उसी प्रकार के ब्लाउज डॉक्टर श्यामा पहन रही थी या अन्य स्त्रियां पहन रही थी, देखा था। मालकिन ने ब्लाउज तारा के शरीर पर देखा तो उसकी चतुरता की सराहना किए बिना नहीं रह सकी। यानी मालकिन ने इतना अच्छा ब्लाउज तारा के शरीर पर देखा और उसकी सराहना करने लगी कि तुमने इतना अच्छी फिटिंग की है। मेरे दर्जी 5-5 रुपए सिलाई ले और कपड़ा खराब करके रख दे। यानी वह कहते हैं अन्य जो दर्जी है वह 5-5 रुपए सिलाई लेते हैं, लेकिन कपड़ा तो ऐसा ठीक नहीं करते। मेरे दर्जी 5-5 रुपए सिलाई ले और कपड़ा खराब करके रख दे। हमें तो दर्जी को नाप देते अच्छा नहीं लगता। यानी वह कहती है मैम, तो हमें तो दर्जी को माप देना भी अच्छा नहीं लगता। बहना कमरे तो कहीं ब्लाउज ऐसे खराब हुए पड़े हैं। वे ब्लाउज निकाल लाई। ब्लाउज पहनकर तारा को
उसी की ढील और खिंचाव दिखाने लगी। यानी वह और भी घर के अंदर के ब्लाउज लाकर तारा को दिखाने लगी कि और इसको ठीक करने के लिए। मिसेज अग्रवाला का पेट बढ़ आने से ब्लाउज उतना सुडल नहीं दिख सकता था। यानी मिसेज अग्रवाला का जो ब्लाउज पेट था वो थोड़ा मोटा हो गई थी, तो वह ब्लाउज ठीक ढंग से नहीं आता। तारा ने मालकिन के संतोष के लिए कपड़े की काट में गलती बताकर नया कपड़ा सी लेने के लिए कहा। यानी एक मालकिन की समझ निकालने के लिए उन्होंने कहा कि यह कपड़ा ही ठीक नहीं है, आप दूसरा लेकर नया ब्लाउज सिए, ऐसा कहा। मिसेज अग्रवाला ने शिवनी की ओर पुकार कर तुरंत बक्से से एक टुकड़ा निकाल दिया और तारा के पास बैठी ब्लाउज की कई तरह की काट दी। यानी वह मिसेज अग्रवाला को कहा और नहीं, वो मिसेज अग्रवाला ने उसकी जो शिवनी नाम के है उसको कहा और नया कपड़ा निकाल कर ब्लाउज सीने के लिए बैठ गई। तो इस भाग में यहाँ तक भी देखेंगे, आगे का भाग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।